एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती दिफाई तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद चिश्ती साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। किस तरह से देख रहे हैं ईरान ने जो रिस्पॉन्ड किया है, नहायत सख्त रिस्पॉन्ड ईरान ने किया, शायद एक्सपेक्टेड नहीं था, और ये भी कहा जा रहा है कि अमरीकी F-15 तैयारा और एक इसराइली ड्रोन भी गिराया गया है ईरान की जानिब से। क्या लगता है किस हद तक ईरान को कामयाबी मिली है अमरीकी F-15 तैयारे गिराने में? ये बहुत शुक्रिया ज़ैनब आपका और इमरान साहब, आपने इनवाइट किया। देखिए, बुनियादी तौर पर अब बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्टिंग किस्म की इंटरेस्ट है इस पूरे रीजन के अंदर। ईरान ने तो शुरू में कह दिया था कि अगर ये जंग हुई तो रीजनलाइज हो जाएगी, तो शायद दुनिया उस वक्त अप्रिशिएट नहीं कर रही थी, और मेरा ख्याल है प्रेसिडेंट ट्रंप तो बिल्कुल ही अप्रिशिएट नहीं कर रहे थे कि रीजनलाइज किसको कहते हैं। उनको शायद वह गुमान नहीं होगा कि इस हद तक ईरान रिटेलिएट करेगा कि अरब मुल्कों को ऑब्वियसली रिटेलिएटरी स्ट्राइक कर देगा। सिर्फ इसमें इसराइल को, अमेरिका को एक ही कामयाबी मैं अभी 6-7 दिनों के अंदर दे सकता हूँ, वो ये है कि जो मुसलमान मुल्कों के दरमियान जो दरार थी उनको और वसी कर दिया उन्होंने। यानी इख्तलाफात को अगर जितने भी थे उनको और बढ़ाने में वो कामयाब हो गए, क्योंकि जाहिर है एक डिसकम्फर्ट लेवल हो गया, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो गया जो ईरान ने हमले किए हैं। लेकिन ईरान के पॉइंट ऑफ व्यू से एथिक्स को छोड़ दें, मिलिटरीली देखें तो उसको पता है कि जहां से मुल्क जो जो सपोर्ट कर रहे हैं वॉर जनरेटिंग मशीन को सपोर्ट करते हैं, तो वो समझता है कि लेजिटिमेट टारगेट है। अगर अमेरिका श्रीलंका के समंदर के पास जाके ईरानी एक अनआर्म्ड शिप को डिस्ट्रॉय करने में समझता है कि एथिकली ठीक है, तो फिर हम ईरान को कैसे कह सकते हैं कि कौन सी एथिकल चीज है और कौन सी अनएथिकल है। तो ये सारे देखते हुए जाहिर है एक और दो मुल्क जो बड़े जिनका आपने निकल किया कि चीन और रूस की बहुत बड़ी इंटरेस्ट है। चीन की इंटरेस्ट ये है कि उसकी सप्लाई लाइन बिल्कुल मटेरियलिस्टिक और बिजनेस लाइक मैं बात कर रहा हूं, अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिकल और जियोपॉलिटिकल। चीन की इंटरेस्ट ये है कि पहले वेनेजुएला डिप्राइव हो गया उससे, जो तेल की सप्लाई डिपेंडेंट थी चीन की। एक ईरान बहुत बड़ा एक सप्लायर था चीन के लिए। चीन की इंटरेस्ट ये है कि ये सिक्योर रहे और चीन सर्वाइव करने में कामयाब रहे, ईरान को उसकी हुकूमत और गवर्नमेंट जो है वो ना गिरे, ताकि उसके जो रवाबत है वो रहे। रूस की बहुत बड़ी इंटरेस्ट है, रूस का ऑपोजिट इंटरेस्ट है। रूस समझता है कि जब तक ये डिस्टेबलाइज रहेगा, अमेरिका एंगेज रहेगा, तो तेल की डिपेंडेंसी रूस पर शिफ्ट हो जाएगी दुनिया की। क्योंकि आपने देखा अमेरिका ने 1 महीने की एग्जेम्पशन दे दी है इंडिया को कि आप तेल रूस से ले सकते हैं। तो ये इटसेल्फ बातें कर रही है कि रूस को भी इंस्टेबिलिटी जिसको कहते हैं ना फेवरेबल है जितनी वो रहे, और वो भी चाहता है कि अमेरिका इधर एंगेज रहे और पुराने जमाने के सारे हिसाब जो सुपर पावर्स के जमाने से चल रहे हैं उनके। तो आई थिंक वो समझते हैं कि ये एम्ब्रॉयल करना इसको या घेरे में लिए रखना, अमेरिका को नुकसान पहुंचाते रहना, जंग की कॉस्ट दिन ब दिन बढ़ाते जाना, ये सबके मकसद रीजनल भी पूरे हो रहे हैं, और अमेरिका ने शायद ये कैलकुलेट नहीं किया। चिश्ती साहब, ये फरमाइएगा कि इराकची साहब ने अमेरिकी टीवी को इंटरव्यू देते हुए ये गैबी मदद का जिक्र किया, और फिर जिस तरह से ईरान ने 4 F-15 तैयारे मार गिराए हैं, तो ये गैबी मदद कौन सी है? क्या चीन और रूस की मदद को वो गैबी मदद दे रही हैं? और ये 4 तैयारे गिरना जंगी उनके F-15, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, हम बुनियादी तौर पर अगर जहाज़ों की शूटिंग एवेल्युएट करें तो अभी तक बड़ी मिस्ट्री है, क्योंकि अमेरिका ने तो बड़ा आसान तरीका समझा कि जी हमारा फ्रेंडली फायर था। उससे ये हो जाता है कि आपको एम्बैरेसमेंट नहीं होती, पब्लिक प्रेशर बिल्ड नहीं होता, आपकी प्रोफेशनलिज्म पर डाउट नहीं होता जो एयरफोर्स के पायलट से आपस में, तो कवर अप हो जाता है कि जी फ्रेंडली फायर हो गया। पहले तो फ्रेंडली फायर की बात कर लेते हैं। इमरान साहब, फ्रेंडली फायर बुनियादी तौर पर एक का तो माना जा सकता है। जब अभिनंदन का शूटिंग हुई थी हमारे पाकिस्तान में, तो आपको 27 फरवरी याद होगा 2019 को, जब अभिनंदन को हमने यहाँ शूट किया था, तो इंडियन ने खुद अपना एक हेलीकॉप्टर मार गिराया था। तो वो कहते हैं फ्रेंडली फायर, जिसका मतलब होता है फॉग ऑफ फायर, कंफ्यूजन होता है, एलिमेंट ऑफ प्रेशर होता है, अनसर्टेनिटी होती है, डिसीजन मेकिंग बहुत प्रेस एनवायरमेंट में लेना पड़ता है, तो कंफ्यूजन हो जाता है। लेकिन 3 जहाजों का मैं अभी तक कन्विंस नहीं हो पाया। पहली बात तो ये पॉसिबिलिटी, कोई कहता जी F-18 से मारा गया, फिर मुझे कोई दोस्तों ने मजाक में कहा कि यार कहीं किसी कोयती पायलट ने गुस्से में तो नहीं मार दिया। ये मैं सिर्फ मजाक की हद तक बात कर रहा हूँ, ये सीरियस नोट पे नहीं कर रहा। तो बहुत सारे आई थिंक एलिमेंट है, लेकिन मैं ईरान को भी एक क्रेडिट देना चाहूंगा कि एक एलिमेंट वो भी उसको रूल आउट में आज तक नहीं किया, वो ये कि इन्होंने सरफेस टू एयर वेपन्स बहुत सारे खरीदे हैं, और पॉसिबिलिटी है जो ईरान क्लेम कर रहा है कि उसमें भी सच्चाई हो, लेकिन आने वाले वक्त बताएंगे। दोनों में ईरान की फतह हुई है। अच्छा सर, फतह इसलिए हुई है जी, लेकिन सर ये फरमाइएगा कि ईरान जो अगला क्लस्टर बम जो है वो जो कह रहे हैं तल अबीब के पे हम हमला करेंगे, तो इस सारे मामले को आप किस तरह से देखते हैं? क्या वाकई ही ईरान तल अबीब में कोई बड़ा नुकसान, इसराइल में कोई बड़ा नुकसान कर सकता है?
इमरान साहब, ईरान के पास मुख्तलिफ किस्म की ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल का कलेक्शन है। मैं मेरे एस्टीमेट के मुताबिक, या मैं जितनी कर पाए हूँ ओपन सोर्सेज इंटरनेशनल सोर्सेज, इनके पास तकरीबन 50,000 के करीब मिसाइल्स हैं, और जिसमें से 10,000 के करीब बड़े सोफिस्टिकेटेड, जिसको कहते हैं ना बैलिस्टिक क्रूज मिसाइल्स हैं इनके पास, जो बहुत पिन पॉइंट एक्यूरेसी के होते हैं, और तकरीबन कहते हैं 80,000 के करीब इनके पास वो शाहिद ड्रोन हैं जो ऑलमोस्ट इन्होंने एक्सपोर्ट किए हैं, जो रशिया को इन्होंने टेक्नोलॉजी दी है। रशिया ने मैन्युफैक्चरिंग खुद करने का कॉन्ट्रैक्ट इनसे किया कि हम वहां मैन्युफैक्चर कर ले, इतनी इफेक्टिव है। तो यही वो ड्रोन थे, 10,000 से लेकर लाख 2 लाख तक मिसाइल जो उन्होंने मिडिल ईस्ट में फायर किए, और उनके तकरीबन 4-4 मिलियन डॉलर के जो पैट्रियट हैं उनको फायर करवा दिया अपने ऊपर, और फिर भी ये मिसाइल पेनिट्रेट कर गए जो ड्रोन थे इनके, क्योंकि साइज बहुत छोटा होता है, इसको इंटरसेप्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। अब कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, कि अभी ईरान ने एक डिफरेंट स्ट्रैटेजी मैं देख रहा हूं इस जंग में जो लड़ी है, वो ये लड़ी है कि पिछली जंग के अंदर जो जून 2025 में हुई थी, इन्होंने पहले बहुत सस्ते, इनएक्यूरेट और ऑलमोस्ट ऑब्सलीट मिसाइलों को चलाया था ताकि वो एक्सपेंड हो जाए। इजराइल ने रिस्पांस में अपने सबसे एक्सपेंसिव एयर डिफेंस को लॉन्च किया, क्योंकि उसको तो नहीं पता था कि ये सस्ते और इररेलेवेंट आ रहे हैं या इनएक्यूरेट मिसाइल्स आ रहे हैं। तो पहले उन्होंने पहला स्टॉक एग्जॉस्ट किया। उसके बाद पार्ट 2 में 2025 में ईरान ने सोफिस्टिकेटेड मिसाइलों को लॉन्च करना शुरू कर दिया। तो इजराइल के अंदर ये पैनिक मच गई कि अब क्या डिलेमा है, क्योंकि उस वक्त तक तो वो राशनिंग करनी पड़ गई थी उनको मिसाइलों की उस वक्त। इस दफा एक और मूव मैं देख रहा हूं, जो उनके इंपैक्ट पैटर्न को मैं रीड कर रहा था, जहां जहां इनके ड्रोन्स और मिसाइल्स गिर रहे हैं इजराइल में, मुझे लगता है कि ये कर रहे हैं कि ये डे 1 से ड्रोन्स को, डिकॉयज को एंड हाईली सोफिस्टिकेटेड जो इनके जैसे मैंने कहा बैलिस्टिक मिसाइल्स को मिक्स बैग फेंक रहे हैं। बट जो ड्रोन्स हैं जाहिर है वो तो लेस एक्यूरेट होते हैं, जो बैलिस्टिक हैं वो बहुत एक्यूरेट होते हैं, और डिकॉयज सिर्फ डिफ्लेक्शन के लिए होते हैं, आपका असला जाया कराने के लिए होते हैं, कि आप उसमें फायर करते रहते हैं, लेकिन वो एक्चुअली तो डमी किस्म का डिकॉय होता है, सिर्फ एक ट्रैक दे रहा होता है, आपको सिग्नल दे रहा होता है। सर आप फिर समझते हैं कि ईरान ने अमली तौर पे आयरन डोम को नाकाम कर दिया? और इनफैक्ट सर इंटरनेशनल मीडिया भी ये रिपोर्ट कर रहा है कि ईरान ने इस जंग में बर्तरी हासिल है ईरान को। देखिए जैनब और इमरान साहब, देखिए बुनियादी तौर पर लास्ट टाइम भी इन्होंने तकरीबन 15% के करीब, मेरे जैसे जो स्टूडेंट्स इन्होंने जंग को बाद में भी फॉलो किया, रिसर्च किया कि कितने % लगता है, जहां से इंफॉर्मेशन मिली इनको कंपाइल किया। पिछली दफा भी मेरा मानना यह था 10 से 15% इन्होंने सारे एयर डिफेंस के सिस्टम को पेनिट्रेट किया। थर्ड जो है सबसे ऊपर 3,000 किलोमीटर से इंटरसेप्ट करता है, 12 से 15 लाख का एक मिसाइल है। उसके बाद 3,000 से 23 पे आ जाए, वो है एरो 3, उसको भी गुजर के चला गया। फिर है डेविड स्लिंग, वो तकरीबन 300 किलोमीटर पे इंटरसेप्ट करता है, उससे भी गुजर गए। फिर आता है आयरन डोम जिसका आप बात कर रहे हैं, वो है 70 किलोमीटर, उससे भी गुजरे। तो ये सिर्फ जो लास्ट टाइम गुजर रहे थे और आज भी जो गुजर रहे हैं, ये सिर्फ इजराइल का एयर डिफेंस को पेनिट्रेट नहीं कर रहे। ये रास्ते से जब मिसाइल फायर करता है ईरान, वहीं से ही पर्शियन गल्फ पे इंटरसेप्शन होती है जो अमेरिकन कर रहे हैं। फिर इराक और सीरिया और जॉर्डन के एयर स्पेस से गुजरता है, वहां इंटरसेप्शन होती है। फिर रेड सी के ऊपर होती है। फिर मेडिटेरियन जो इजराइल के दूसरी तरफ समंदर है, वहां से इंटरसेप्शन होती है। इतनों स्टेप से गुजर कर भी वो अगर पहुंच रहे हैं, और जैसे आपने सवाल किया था वो थोड़ा सा मेरे से जवाब रह गया जब आपने कहा कि उनके न्यूक्लियर या किसी इंस्टॉलेशन पर ये बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल फेंक सकते हैं, इनके पास बहुत एक्यूरेट है। लेकिन क्योंकि ये मिक्स फेंक रहे हैं तो पैटर्न नहीं समझ पा रहा इजराइल कि किस तरीके से कब ये एक्सपेंसिव फेंकते हैं, कब ये लेस एक्सपेंसिव फेंकते हैं, कब ये बहुत एक्यूरेट फेंकते हैं, और कब डिकॉयज लॉन्च कर रहे हैं। ये मिक्स बैग करके भेज रहे हैं। अच्छा खालिद चिश्ती साहब, जिस तरह से सर ईरान की जानिब से जवाबी हमलों के जवाब दिए जा रहे हैं और अमेरिका कह रहा है कि ये शायद जंग 2 हफ्तों तक जारी रह सकती है, और ईरान के जवाबी हमले नो डाउट हैरान कुन है। तमाम लोग इसमें काफ़ी ज़्यादा हैरानगी का इजहार भी कर रहे हैं कि ईरान इतना सख्त जवाब दे सकता था और दे रहा है। सर आपको क्या लगता है जो 2 महीनों का अल्टीमेटम दिया जा रहा है अमेरिका की जानिब से कि जंग 2 महीने तक जारी रह सकती है, अगर हम पास्ट में देखें जो अमेरिका ने जंगें लड़ी इराक के साथ, शाम के साथ, अफगानिस्तान के साथ, यमन के साथ, वो सालों जारी रही, तो आपको क्या लगता है ये जंग कब तक जारी रह सकती है और ईरान क्या जवाब दे सकेगा अगर ये जंग ज्यादा लंबी खिंच गई तो? मैं आपको हिस्टोरिकली बता देता हूँ 2-3 चीजें। देखिए जब सद्दाम हुसैन को इन्होंने ओवर पावर किया था, उस वक्त तक उसका नो फ्लाई जोन था, सैंक्शन लग चुकी थी। तकरीबन 2 हफ्ते बाद इन्होंने फुट ऑन ग्राउंड किया था जो सद्दाम हुसैन के खिलाफ। पिछली जंग देख लेते हैं जो अभी जून में 2025 में ईरान और इजराइल के मुकाबले में हुई थी। इजराइल के हमलों के बाद ईरान ने 18 घंटे बाद जवाब दिया था, और इस जंग में उन्होंने 1 घंटे बाद जवाब दिया। तो आप सोच लें लेवल ऑफ प्रिपेयर्डनेस में सिर्फ रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूं। इराक के अंदर वो 2 हफ्ते में फुट ऑन ग्राउंड कर सके थे, लेकिन यहाँ मुझे नहीं लगता कि यहाँ शायद 2 महीने में भी कर सकें।
और आपने खुद ही प्रेसिडेंट ट्रंप को देखा, तो अब वो कहते हैं कि फुट ऑन ग्राउंड का तो मुझे फायदा ही कोई नहीं है। कितनी जल्दी उन्होंने स्ट्रैटेजी बदली है। वो असल में चाह ये रहे थे कि ईरानी लोग, अपने लोग उठेंगे और आयतुल्ला खामनाई की शहादत के बाद और 50 लीडरों की शहादत के बाद सड़कों पे आएंगे, प्रेसिडेंसी को टेक ओवर कर लेंगे, अदालतों में घुस जाएंगे, पुलिस सर वो वेनेजुएला वाला मॉडल चाहते थे, वो वेनेजुएला वाला मॉडल उनके जहन में